हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आरबीएस वापस जिंदा हो गया है। उसने रिलीज कर दिया है सैंपल पेपर, उसके साथ में हाफ ईयरली का टाइम टेबल, उसके साथ में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स जिसके ऊपर 2025 के पेपर्स आने वाले हैं। आज हम प्रीवियस ईयर नहीं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वो फ्यूचर ईयर पेपर जो है हमारा 2025 का, जो राजस्थान बोर्ड ने रिलीज किया है सैंपल पेपर, वो आज इस पूरे वीडियो के अंदर सॉल्व किया जाएगा। देखो, वैसे तो टाइम 3.25 घंटे का है, 3 hour 15 minutes, बट हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इस पेपर को निपटा दें। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस ऑसम वीडियो को। आरबीएससी क्लास 10th सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2025 फ्यूचर ईयर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज। बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया है। चलिए भाई अभी के अभी इसको निपटा देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई बच्चे थे तब से करके आ रहे हैं, तभी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, इधर आएगा 2 की टेबल से 6 जाता है 3 टाइम, 3 की टेबल से 6 मतलब 3 जाता है 1 टाइम। ये आपके आ गया है 6 के प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20 को, 2 की टेबल से 20 जो है वो 10 टाइम जाएगा, 2 की टेबल से 10 जो है 5 टाइम, 5 की टेबल से 5 जाएगा 1 टाइम। इसी के थ्रू निकलता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी चीज़ जो 6 और 20 दोनों के टेबल में आती हो और वो भी सबसे छोटी चीज़। तो ऐसी वो चीज़ क्या होगी? तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एचसीएफ देख लो क्या क्या है। क्या 2 और 2 यहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये एक बार 2 आएगा, एक बार आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब बची हुई सारी चीज़ों की मल्टीप्लाई कर दो। 3 है तो 3 को ले लो, फिर 2 है तो 2 को भी ले लो, फिर 5 है तो 5 को भी ले लो। तो कुल मिला के यहाँ पे बच गया है 2 3 6 और 5 2 10, यानी 60 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? सम को लिखा जाता है -b/a। अब ये b क्या है? देखो, a जो होता है वो x स्क्वायर के साथ होता है, b जो होता है वो x के साथ होता है, और c जो होता है वो लास्ट में अकेला घूम रहा है, उसका कोई काम भी नहीं है। यहाँ पे आएगा -b/a, यानी -7 पहले से माइनस है, -7 पहले से माइनस है। a कितना है? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो माइनस और माइनस का मिलन हुआ आपस में, ये हो गए हैं प्लस, और ऑप्शन नंबर बी इसी के साथ सही आंसर। अगला इक्वेशन ये दी गई है, वैल्यू बताएं क्या होगी अगर x की वैल्यू 5 है तो y कितना आएगा? देखो, जहां भी x दिखे वहां पे आपको क्या लिख देना है? क्या लिख देना है? 5 लिख देना है। ये यहाँ पे x दिखा मुझे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 5 लिख दिया। 3 5 15 होता है, 15 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -7 -15 इज -8। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा -4, आंसर नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, देखिए लीनियर इक्वेशन से कितना आसान क्वेश्चन आया है। अब जो क्वेश्चन आ गया है वो आपके ट्राइंगल चैप्टर से आ गया है, बहुत आसान है, सीधा सीधा आपके क्या लग रही है? रेशियोज, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे कहा जाता है। अभी हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। कह रहा है फिगर दे दिया है, AD 1.5 है, BD 3 है। देखो 1.5 का डबल हो गया है इधर 3, तो यहाँ भी क्या होगा? 2 का बिल्कुल डबल होगा, दैट इज 4। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम, यानी प्रोपोर्शन में होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब भी लाइन पैरेलल हो रेशियोज इक्वल होंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 6 इज। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, आगे आगे वालों को फटाक से लपेट लो। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 जब जाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। साइन वाइन सब भूल जाना है क्योंकि स्क्वायर में प्लस माइनस सब बराबर हो जाता है। 3 और 6 का डिफरेंस भी क्या होता है? 3 ही होता है, क्योंकि दोनों सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन ऐड, सिंपल ट्रिक्स। 3 में से 6 जब जाएगा तो आपके क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। इस पूरे पे आपको लगा देना है अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर से 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 2 × 9 हो गया है, 9 का डबल हो गया है, 2 बार 9 आ गए। तो 9 जो होता है वो असल में 3 का क्या होता है? रूट होता है। तो 3√2 बच गया हमारे पास।
क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थीटा अगर 45 दिया गया है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जनरल सी बात है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस डबल दे रखा है, थीटा का क्या दे रखा है? डबल। तो 45 का डबल हो जाएगा इधर 90। यहाँ पे है साइन का डबल, नीचे क्या है? साइन का डबल। तो ये यहाँ पे जब साइन का डबल करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 90। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हो गया आपके साइन 90। अब फटाक से हमें ये बात पता है कि साइन 90 तो 1 होता है, तो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन 0 से 1 तक जाता है। ये जो होता है ये 0 होता है, 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 ही बच गया कुल मिला के। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट शैडो इज 1 रेशियो रूट 3, 1 रेशियो रूट 3। इसी के साथ एक चीज मुझे फटाफट बता दें कमेंट करके कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री वैल्यू कमेंट फास्ट। तो यहां पे अब मैं करूंगा, देखो ध्यान से, ये थीटा दिया गया है, थीटा के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल जो चिपका हुआ नीचे रहता है उसको हम कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर और बेस होता है tan का रेशियो। तो यहाँ पे tan थीटा आने वाला है। परपेंडिकुलर है 1, बेस है रूट 3। आप सबको पता है 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये tan थीटा किसके इक्वल हो रहा है? tan 30 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया थीटा कितना? 30 डिग्री कंपैरिजन करके। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, tan 60 वैल्यू। कमेंट फास्ट। Next, if the angles, tangents P and PB from point P to a circle with center O are inclined at 80 डिग्री, then POA is, देखो POA बोला है, कई बार इसमें तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है, कई बार यहाँ पे ऑप्शन में 100 दे दिया जाता है। ऑप्शन में क्या दे देते हैं? एक 100 दे देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सीधा 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करके 100। डायरेक्ट ट्रिक्स लगाओ बट थोड़ा दिमाग यूज करके। इसने कहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना बन रहा है? इधर जो बन रहा है वो है 80 डिग्री का। ये क्या है? 80 डिग्री है इधर। अब इसके बिल्कुल सामने क्या होता है? मैंने आपको सिखा रखा है, इसके बिल्कुल सामने 180 माइनस थीटा होता है। दैट इज, इसमें देखो 80 दे रखा है तो 100 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा ना AOB, ये कितना आएगा? ये 100 आएगा। ये आएगा 100 यहाँ पे। अरे यार, एक कलर थोड़ा डार्क लगाना पड़ेगा। इधर आएगा 100, इस जगह पे आएगा 100, बिल्कुल आएगा 100। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है POA, ये इतनी सी जगह ही पूछी है क्वेश्चन ने। तो 100 ये पूरा है, इसका आधा पूछा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं है हमारे पास। सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर के अंदर सर्कल। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, ठीक है। इन सर्कल मतलब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, उसका क्या कहा है? उसकी साइड कही है 14। देखो ये पूरी साइड 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 7। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? 7। तो रेडियस 7 हो गई। सर्कमफेरेंस पूछा है, 2πr पूछा है भैया। 2 लिखो, पाई लिखो, 22/7। रेडियस आपके आ गई है 7, दैट इज 44। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसी बात पे मुझे फटाक से एरिया ऑफ सर्कल कमेंट करें। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कमेंट कर दो जल्दी से, एग्जाम आ रहे हैं धुआंधार स्पीड में। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल इज, कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता दो। तो जनरल सी बात है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, जब भी सेक्टर की बात हो तो θ/360 चिपका दो। क्या हमारे पास ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल है? ये रहा, 2πr θ/360। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। RBSC अपना लेवल पता नहीं गिराता ही जा रहा है। देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ सरफेस ऑफ क्यूब इज 28। कह रहा है कोई भी क्यूब का एक सरफेस का पेरीमीटर 28 है। क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर होता है, क्यूब का एक सरफेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसको खोलने की वैसे जरूरत नहीं है, स्क्वायर होता है। अब इसका जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर, दैट इज 4 × साइड, यही होता है। यहां पे आ गया 28, एक साइड 4 का जो होगा डिवाइड होगा तो साइड कितनी आ गई? ये आ गई 7। कहा है वॉल्यूम बताओ। अरे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्यूब ही होता है। 7 का क्यूब कर दो बस, 343 है क्या कहीं पे? ये रहा
फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। देखो 18 एमसीक्यूज कर दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। आपको भी पता है एमसीक्यू आप कैसे सॉल्व करते हो। ओ भाई सेकंड बता, ओ भाई डी बता, ओ भाई ए बता, यही तो चल रहा है। आरबीएसई को ये बात समझ आ गई कि बच्चे नकल से आराम से पास हो रहे हैं। 18-20 एमसीक्यू दे दो, 10-10 क्वेश्चन दे दो, 1-1 मार्क्स के, 6-7 फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, 1-1 नंबर में ही सारा पेपर करवा दो। ऐसा कर दिया है तुम्हारा कितना भला चाहता है और तुम हो कि सरकार को गालियां देते हो। वेरी बैड। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार एक कॉइन को उछाल दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड हिट्स। देखो भाई कोई भी कॉइन को 2 बार अगर आप उछालते हो तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? या तो टेल टेल आएगा, या क्या आएगा, हेड टेल आएगा, या क्या आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, हेड हेड आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, यानी टेल वाला क्राइटेरिया हमें नहीं चाहिए। बचे कितने? 1 2 3, 3 चीज़ें बची। टोटल कितनी होती है? 4। आंसर आ गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लोएस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 27 का रूट गिव्स अ नेचुरल नंबर। देखो भाई रूट 27 का पहले पोस्टमार्टम करो। 3 × 3 × 3 क्या यही होता है? बिल्कुल होता है। पर जब भी आप बनाना चाहते हो नेचुरल नंबर तो पैर होना चाहिए, 2-2 के जोड़े ही बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक √3 और आ जाता, एक √3 और आ जाता तो सबके जोड़े बन जाते। क्योंकि देखो √3 √3 3 तो थे ही, एक और आता सबके जोड़े बन गए हैं, सबकी शादियां होगी, सब राजी राजी जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है वैसे, शादी करके इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तुम खुद ही देख लो अपने घर में, क्यों भाई? तो 3 और 3 क्या हो जाता? 9 बिल्कुल होता। तो हमें किसकी ज़रूरत थी? √3 की ज़रूरत थी। तो कह रहा है लोएस्ट नंबर किसकी मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट नेचुरल नंबर दे दे, वो है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर। देखो भाई अगर ये ऐसा है -6 तो -6 किससे आएगा? 3 2 6 करके आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है ये आपके फैक्टर हो गए, ये आपके क्या हो गए? फैक्टर। अब अगर आपको अल्फा और बीटा निकालना है तो अल्फा जो है -3 उधर जाके प्लस का होगा, बीटा जो है प्लस का 2 उधर जाके माइनस का होगा। 3, -2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन खटाखट सॉल्व करते हुए चलना, एग्जाम में भी सेम अप्रोच के साथ। कह रहा है इक्वेशन है 3x - 5y + k, x की जगह 2 रख दो, y की जगह -2 रख दो। भाई ये जो क्वेश्चन है ना 5वीं क्लास के बच्चे को भी दे तो भी सॉल्व कर दे, प्लस माइनस का क्वेश्चन है। x की जगह 2 रख देना है, y की जगह -2 रख देना है, k की जगह k पड़ा है। 3 2 क्या होता है? 6 होता है। 5 2 क्या होता है? 10 होता है। बस माइनस माइनस का ध्यान रखोगे, माइनस और माइनस को प्लस करना नहीं भूलोगे। तो 10 और 6 क्या हो जाएगा? 10 और 6 16 हो जाएगा। उसी के साथ प्लस का 16 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 16। माइनस का 16 हो गया बच्चों। तो ये आ गया अपने क्वेश्चन क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एडी और पीएम आपके दे दिए हैं मीडियंस। ठीक है भाई, कहा है 2 ट्राइंगल सिमिलर है ABC और PQR, ये आपके AD और PM मीडियन है। दोनों ट्राइंगल आपके क्या है? सिमिलर पड़े हैं। सिमिलर मतलब समझते हो? बिल्कुल समझते हो, यानी कि इनके सारों के एंगल जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साइड्स का क्या होता है? सबका रेशियो बराबर होता है। अगर साइड का रेशियो बराबर तो मतलब साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है तो मीडियन का रेशियो भी प्रोपोर्शन में होगा। बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि अगर ABC और PQR का रेशियो 3 और 5 का है तो चेक कर लो इनके मीडियन है AD और PM, तो बिल्कुल सेम ट्राइंगल बैठ रहे हैं। AD किसका मीडियन है? ABC का। PM किसका मीडियन है? PQR का। तो रेशियो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 3:5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खटाखट सॉल्व। क्यों खटाखट वो किसके भाई? राहुल गांधी की स्पीच याद आ जाती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द पॉइंट इज 30 डिग्री। कह रहा है 10 मीटर के टावर पे आप चढ़ गए कि बसंती अच्छा वो टंकी थी पानी की। तो 10 मीटर के टावर पे आप चढ़ गए, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बता दो डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस कितनी है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 10-30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? 1/√3 होता है। और tan असल में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। tan बेस कितना है इसका? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और मुझे बता दो फटाफट इसका आंसर कमेंट के अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दें जल्दी से। सारी बात आप समझ गए हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर। अरे भाई ये अनगिनत बार मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूं कि जब भी बेस और हाइट सेम हो, जब भी बेस और हाइट सेम हो तो एंगल रट के रख लो, रट के रख लो कि एंगल क्या होता है 45 डिग्री का होता है। बहुत बार पूछता है, अनलिमिटेड टाइम पूछता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। बेस और हाइट अगर सेम, क्या कह रहा है, शेडो किसके इक्वल है, हाइट के, तो हाइट के शेडो कहाँ बनती है, जमीन पे, दोनों क्या है, इक्वल है, एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 45 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मजा आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ एमसीक्यूज आपने निपटा दिए हैं, अब आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला है द अरिथमेटिकल मीन, यानी मीन निकाल दो। मीन जो भी आपसे पूछा है वो 6th क्लास के फॉर्मूला वाला पूछा है। क्लास 6th के अंदर हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो वाले मीन पूछे हैं एकदम आसान आसान से। सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दो भाई। ये है आपके 3 + 7, पूरा लिखूं क्या, लो भाई पूरा लिख देते हैं, 3 + 7 + 9 + x + 5। ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ना, इस पूरे के सॉल्व आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। फटाफट डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। पहले आप चेक कर लें कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5, इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इक्वल्स में कह रहा है इसका मीन है कितना, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड का 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो गया। ये कितना है, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। प्लस में क्या आ रहा है, x, प्लस का 24 उधर जाके माइनस होगा 6, इसका आंसर आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई, क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है, बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई है तो फटाफट वीडियो का लाइक बटन दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज √10 देन ए विल बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। 3 और 4 डिफरेंस कितना है, 3 और 4 डिफरेंस कितना है, 1 का स्क्वायर कर दो सॉरी, a और 1 का डिफरेंस कितना है, a-1, स्क्वायर कर दो। इसके ऊपर भी रूट लगा दो। कह रहा है ये जो डिस्टेंस है ना, ये असल में √10 के इक्वल ही है। ये किसके इक्वल है, √10 के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है, रूट से रूट गया भैया, रूट से रूट कैंसल। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 10 में से 1 गया, कितना बच गया, 9। यहां पे क्या है, a-1 का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। 9 का रूट क्या होता है, 3, -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1, दैट इज 4। ये लो भाई, क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है, फटाफट नहीं आ रहा क्या, इतने इजी क्वेश्चन है, आप सेक्शन 1 को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत सारा टाइम आप बचा पाओगे इससे। ये आपके आ गया है 4। कोई भी दिक्कत आई इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। चेक भी अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करते हैं, 3 और 4 का डिफरेंस, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10 होता है। ऐसे चेक भी कर सकते हो, वैसे कोई एग्जाम में नेसेसिटी नहीं है, इतना करके आप फटाक से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 sin square 60 cos, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21 and area of its one end is 154 and इसने क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। अभी रुको, पहले तो मैं एक सिलेंडर लाता हूँ। सिलेंडर आ जा, दूध रोटी खा जा, ये रहा सिलेंडर, आ गया भाई, आ गया। बड़ा सोना लग रहा है सिलेंडर हमारा। चलो चलो बेटा, सिलेंडर यहाँ से ब्लू कर देते हैं इसको, और इधर से कर देते हैं रेड। चलो अब देखो हो क्या रहा है। इसको जब मैं एक्सपेंड करूँ ना सिलेंडर को, तो ये कुछ इस तरीके से खुल गया भाई, खुल गया सिलेंडर हमारा, खुल गया। उप्स, वापस पैक भी हो गया क्या, चलो अटक जाता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है मेरा तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21, एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154, कि ये जो वन एंड है ना, ये सर्कल का एरिया कितना है, ये सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है, ये मैंने वैल्यू रटवाई भी है कि ये हमेशा रेडियस 7 का एरिया होता है। इससे आपकी सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है।
अब अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है कोई बात नहीं, आपको पता है ये तो सर्कल ही है, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब ये जो 154 है आप यहाँ पे लिख लो, पाई जो है 22/7 है, रेडियस आपको पता है नहीं, 22 के टेबल से 154 7 टाइम कट होता है, डिवाइड का 7 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 49 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, आएगा क्या 7। सारी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? आ गई तो बढ़िया है, इसको वापस मैं पैक करता हूँ, थोड़ा सा समय लेगा ये पर हो गया। चलो ठीक है, ये आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, आपके पास हाइट पड़ी है, आपके पास सब कुछ पड़ा है, अब फटाफट वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम है पाई यानी 22/7, रेडियस इसकी है 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, हाइट इसकी है 21 तो यहाँ पे आ जाएगा 21। आप ध्यान दोगे तो इधर से कुछ चीज़ें कट हो जाएगी। क्या मुझे ये करवाने की भी ज़रूरत है क्या आप इतने समझदार बालक नहीं हैं कि इसको आप खुद से सॉल्व कर सके? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दें, फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता दें जल्दी से। सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, और 22 7 तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 154 21 की टेबल तो बहुत ईजी है, जल्दी से इसको कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना सबसे आसान है। मोड निकालना सबसे आसान क्यों है? मोड मतलब होता है फैशन, मोड मतलब क्या होता है, फैशन, ट्रेंड। तो जो भी चीज़ ट्रेंडिंग है वही आपकी क्या है, मोड है। जो भी चीज़ ट्रेंडिंग है वही आपकी क्या है, मोड है। अब इस मोड की बात करते हैं कि ये मोड निकलेगा कैसे। तो जनरल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा दिखे उसी को फैशन बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिखे। क्या हमें ये 3 जो है एक बार दिखा, बहुत बढ़िया, ये बहुत मोटा चल रहा है यार, ये लो 3 जो है एक बार दिखा, 3 जो है वो 2 बार दिखा, कोई बात नहीं। कुछ और चेक करते हैं, क्या 5 दूसरी बार है, नहीं है, 7 दूसरी बार है, नहीं है, क्या 4 मुझे दिख रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 सबसे ज़्यादा बार आया, 4 ही हमारा मोड है, बस यही है इसका आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है तो कमेंट करो ना, यस कमेंट करो भाई, अगर समझ आ रहा है तो यस कमेंट करो, एक्टिवनेस रखो। बिल्कुल ऐसा नहीं, तुम तो यार बहुत सुस्त हो गए हो, जब से सर्दियाँ आई है ना तुम पढ़ रहे हो और सुस्तिया रहे हो यहाँ पे आकर के। देखो इधर, नंबर बिटवीन 10 एंड 250 आर मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल बताने 10 से 250। देखो 10 के बाद 4 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, वो आता है 12। उसके बाद 4 की टेबल इस तरीके से चलती है, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरीके से, और चलते 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 250 तक पहुंचना है। तो उससे पहले 248 एक ऐसा नंबर होता है जो 4 की टेबल में आता है। 4 का डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट के आप 2 डिजिट्स देख लो, अगर वो 4 की टेबल में आते हैं तो पूरा नंबर भी 4 की टेबल में आता है। तो ये हमारे पास एक एपी बन गई है। इसकी फर्स्ट टर्म 12 है, डिफरेंस इसका 4 है, लास्ट टर्म इसकी 248। आपको सिर्फ n निकालना है, फटाफट बताते हैं। देखो an आ गया है 248, पहली टर्म आपके आ गई है 12। अरे मेरे से सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करो, कॉपी उठाओ, पेन लो और सॉल्व करके चेक करो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, मेरा नहीं। डिफरेंस है 4, फिर आंसर मैच करो कि क्या मेरा भी आंसर सर के जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 236 आ गया, यहाँ पे n-1 हो गया। 4 की टेबल से 236 को आपको क्या करना है, कट करना है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 59, यहाँ पे है n-1, ठीक है। माइनस का 1 इधर जाते ही प्लस का 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्या सबके n की वैल्यू 60 आ रही है? क्या सबके n की वैल्यू 60 आ रही है? अगर 60 आ रही है तो आप लिखोगे इस तरीके से, सर आंसर 60, यस। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए कमेंट करने का। अगर ऐसा आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो नो लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट शुरू करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 49 पाई। देखो भाई 49 पाई दे दिया, पाई जब भी दे बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, पाई पाई का हिसाब ले लिया लोगों ने और ये पाई पाई कट गई, स्क्वायर इधर जाते ही क्या हो गया, रूट। और 49 किसका रूट होता है, 7, इसका आपके आ गया है आंसर। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस। कुछ चीजें आपको बता देता हूं, गेटिंग ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर,
जब भी डाइस की बात हो, इन सब का आंसर, इन सब का एक ही आंसर है और वो क्या है, 1/2। क्योंकि देखो जितने इवन है उतने ही ऑड होते हैं, आधे आधे नंबर्स ही होते हैं। अब 6 अगर नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एक डाइस के अंदर, तो 3 उसमें से क्या होंगे, इवन होंगे, 3 ही उसमें क्या होंगे, ऑड होंगे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। देखो डायगोनल का फॉर्मूला, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a या a√3। बहुत इजी फॉर्मूला है। आप इसके अंदर सिर्फ साइड को यहाँ पे रखो 10 और यहाँ लगा दो √3, आंसर आपका कदमों में। नेक्स्ट, if the radius of base of right circular cone is 5 and height is 12, then find the slant height of cone। कोई भी दिक्कत नहीं है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपसे, देखो भाई क्लास 9th के टुच्चे सवाल आ रहे हैं, टुच्चे टुच्चे सवाल, ठीक है। इसने कहा है एल का स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इसने कहा है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। वैसे 5 12 13 सीधा आपके ट्रिपलेट आ रहा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एच हाइट का स्क्वायर हो गया 144, जैसे इसको जोड़ोगे 169। एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। इसी के साथ मुझे बता दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, TSA ऑफ कोन। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि TSA ऑफ कोन क्या होता है। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और बताओगे, ये बताओगे आप कि ये जो सॉरी, इसके साथ मुझे बताओगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये जल्दी से आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, कमेंट जल्दी। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालने के लिए देखो आपको थोड़ा सा पुरानी क्लासेस में ले जाना पड़ेगा। तब हम क्या करते थे मीडियन निकालने के, मीडियन मतलब बीच वाली टर्म। जैसे अगर ये 5 उंगलियां हैं तो इसमें एकदम मीडियन टर्म चाहिए, तो ये वाली होगी, क्योंकि इसके इधर भी 2 है, इसके इधर भी 2 है, ठीक है। ये होती है मीडियन टर्म। अब इसके अंदर जब मीडियन निकालने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे भाई मीडियन, तो उसका मीडियन निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जचाओ, तो सबसे छोटी जो नंबर है वो है 1, फिर आ रहा है आपके 2, ऐसे टिक भी लगाते जाओ ताकि गड़बड़ ना हो, डबल काउंटिंग ना हो। फिर आपके आ रहा है 3, ये आ गया 3, फिर क्या आ रहा है 5, फिर 5, फिर क्या आ रहा है 9, फिर आ रहा है 11। अब आपको चेक क्या कर लेना है कि सबसे बीच में इसके कौन आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये इवन नंबर दे दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है सर जी, कि ये इवन नंबर दे दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर जब भी दे तो बीच की 2 टर्म का एवरेज निकालना पड़ता है, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी 3 + 5/2। तो 3 + 5 होता है 8, 8 का आधा क्या होता है 4, यही आपका क्या आता है मीडियन। समझ गए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये 4 उंगलियां हैं, अब आपको कहूं कि इसके बीच में 1 2 3 4 4 नंबर है, इनके मिड में कौन सा नंबर आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे सर ये सेकंड वाली उंगली और थर्ड वाली उंगली, 2 और 3 दोनों को जोड़ दो, 5 का आधा 2.5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 के बीच में जो नंबर आता है वो 2.5 होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मीन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब को जोड़ करके डिवाइड लगाना है, किसका 5 का, क्योंकि कितने नंबर्स हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 है इसलिए 5 का क्या लग जाएगा डिवाइड। तो ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, ये करना है आपको, मुझे कमेंट करके आंसर फटाफट इसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आपको 0.65 प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है, तो नहीं होने के क्या होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर कि PA अगर आपको दिया गया है P0A निकालना है, या P0A दिया गया है PA निकालना है। कैसे करते हैं, आपको बस यहाँ पे लिख देना है 0.65, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, P0A की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, 1 में से 0.65 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे आ जाएगा 0.35, ये इसका आंसर है, कोई प्रॉब्लम इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है
क्या ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है? चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है, अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 10 से 25। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है? क्लास मार्क को एवरेज ही बोला जाता है और कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 0 से 10 है तो इसका क्लास मार्क क्या है, यानी बीच की वैल्यू क्या है, वो होती है 5। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क को निकालने का तरीका? इसको मिड वैल्यू भी कहा जाता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इसी को कहते हैं क्लास मार्क। तो इसमें कैसे निकालें? तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यही है 10 25, इनको जोड़ दोगे आप और इनका क्या कर दोगे, आधा, यानी 35 का आधा कर दोगे, 35 का आधा कर दोगे, 34 का आधा होता है 17.5, लगा दो, 0.5 लगा दो। कोई भी दिक्कत इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चंस। एक बॉक्स है जिसमें 7 तो ब्लू और 3 वाइट मार्बल्स हैं। 7 कितनी है? ब्लू। 7 है आपके ब्लू और 3 क्या है? वाइट मार्बल्स। अब कह रहा है एक मार्बल निकाली, बताओ कि ये वाइट होगी। देखो वाइट के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल। तो जनरल सी बात है, टोटल तो है 10, उसमें से सिर्फ वाइट ले रहे हो आप 3, ये आपका आंसर आ गया 0.3। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ ना, इतने बेहतरीन जो आपके आरबीएससी के टीचर्स हैं वो आपके समर्थक हैं। वो चाहते हैं स्टूडेंट्स ऐसे पास हो, धुआंधार तरीके से पास हो, 100 में से 100 ला के ही पास हो। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 448 पाई। पाई से पाई का हिसाब ले लो, पाई से पाई का हिसाब ले लो। चल बेटा भाग जाओ यहाँ से। हाइट है 7, रेडियस निकालनी है। आर स्क्वायर हाइट है 7, इधर क्या है 448। अगर ये मल्टीपल दिया है, पॉइंट में आंसर नहीं आना है तो ये पक्का कटेगा और इसको हम काट देंगे अभी। 7 के टेबल से इसको काटा, 7 6 42, 7 4 64। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। आप मुझे बता दो 64 किसका रूट होता है? रेडियस कितनी आई है? जल्दी से कमेंट करके बता दे मुझे। कमेंट कमेंट कमेंट, फास्ट फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। एक ट्रिक बताता हूं, अभी एक ट्रिक बताता हूं, इतनी बढ़िया ट्रिक कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा इसको देख के। ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि जब भी ऑड नंबर्स को जोड़ा जाता है ना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जब भी ऐसा बोले ना फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50, फर्स्ट 200, फर्स्ट 2000, ऐसा जब भी बोल दे तो हमेशा याद रखना n का स्क्वायर होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई एवरेज निकालना है तो सम के अपॉन में क्या आता है? टोटल नंबर। सम के अपॉन में नंबर आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसी को ही कहता है टोटल। सम तो है n स्क्वायर, टोटल नंबर है n, यानी जब काटोगे तो n वापस वही नहीं आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब भी अरिथमेटिक मीन 10 ऑड नंबर्स का निकालें तो 10 ही आंसर आएगा। बिल्कुल 10 ही आंसर आएगा। समझ गए बुड़बक मेरी बात को कि 10 ही आंसर आएगा, क्योंकि जब 10 ऑड नंबर्स को जोड़ोगे ना तो 100 आएगा। तब क्या आएगा? 100, और 100 का डिवाइड जब 10 से लगाओगे तो वापस क्या आ जाएगा? 10। तो क्या सर ये सब में फॉलो होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं आपको कहूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स तो आंसर 50 ही आएगा। ऐसा इवन नंबर में होता है, उसमें n+1 कर देते हैं, अगला नंबर आ जाता है, 10 बोलते हैं तो 11 आंसर आता है। अब है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहां तक हमने सेक्शन ए को कर लिया है कंप्लीट। जोरदार तालियां बजाएं। ये हुई ना बात, फटाफट आज हम क्वेश्चंस को निपटा रहे हैं। आई होप आपको यहां तक का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं तो आप बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। चलिए भाई फटाफट बिना किसी देरी के आगे के क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ओह, स्क्रीन चेंज नहीं किया गया मैंने। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ, स्क्रीन चेंज करता ही नहीं हूँ, मैं ही दिखता रहता हूँ, पीछे सब लिखवाता रहता हूँ। ऐसी गड़बड़ पीछे पीछे होती रहती है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो मार्क्स 2 वाले क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है 3 + 2 √5 को इर्रेशनल प्रूव करना। इसे इर्रेशनल प्रूव करने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि √5 पहले से इर्रेशनल होता है, आपको ये बात पता है। इर्रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आते, फ्रैक्शन में कभी भी ये नंबर्स नहीं आते।
ठीक है, अब इसी का यूज करके हम इस पूरे को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। लेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मान लिया कि सॉरी इज रैशनल, 3 + 2√5 रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो a/b की फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। तो इसके आगे से हमें क्या करना होता है, ऐसे लिख दो। अब इस √5 को अकेला कर दो, क्योंकि √5 तो हमें पता ही है इरेशनल है और वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। प्लस का 3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई का जो 2 है इसको भी पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम वगैरह ले करके। तो ये हो जाएगा a-3b अपॉन में b। मल्टीप्लाई का 2 है, ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो क्या आप ये देख रहे हो कि √5 तो फ्रैक्शन में आ गया, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी। तो ये तो एक फ्रैक्शन बन गया और √5 तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एज √5 इज इरेशनल। √5 तो इरेशनल है भाई एंड कैन नॉट बी डिनोटेड, एंड कैन नॉट बी डिनोटेड इन p/q फॉर्म। बट ऐसा जो घोर घनघोर पाप हुआ क्यों, ऐसा कैसे हो गया कि ये फ्रैक्शन में आ गया? क्योंकि तुमने शुरुआत में ही गलत चीज मान ली, तुम राक्षस को देवता मान लिए, उसने आगे जाकर के अपना रूप दिखा दिया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, देन 3 + 2√5 इज इरेशनल। इतना सा लिखना है और पूरे 2 मार्क्स लेकर के घर आ जाना है हंसते खेलते। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3। वेरीफाई करे रिलेशन को। इसका जीरो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। 3 जो होता है क्या उसको ऐसा लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो ये a² - b² है, यानी ये होता है a + b और a - b। अब ये जो है यहाँ से अल्फा अगर निकालोगे तो आएगा -√3, बीटा अगर निकालोगे तो आएगा +√3। ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, तो अब क्या निकालें? अब निकालना है रिलेशन का वेरिफिकेशन। अल्फा + बीटा दैट इज -b/a। इधर से आप देखोगे तो a जो है वो तो है 1, a कौन होता है x² के साथ वाला, b होता है x के साथ वाला। आप कहोगे सर x ही नहीं है, ओहो x नहीं है तो बहुत ही सुखी हो तुम। देखो इधर b की जो वैल्यू आएगी वो x के साथ वाली आएगी, x खुद ही नहीं है, इसका मतलब 0। और c की बात करें तो ये क्या है लास्ट में जो है -3, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे सॉल्व सॉरी। अल्फा + बीटा जो है वो होगा -√3 + √3। b कितना है, खुद ही 0 है, a की कोई मतलब ही नहीं रहा, जब ऊपर ही 0 आ गया तो सब 0 हो गया। √3 में से √3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे रिलेशन प्रूव। ओहो ये क्या खोल दिया मैंने, कोई नहीं एक बार इसको ऐसे ही बना देता है, मुझे चाहिए तो लाइन थी पर कुछ और ही बना दी। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। ऐसे ही क्या होगा, अल्फा * बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c/a। c कितना है इसमें, c कितना है वो है -3 अपॉन में क्या है a। अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है +√3। अरे जब रूट से रूट टकराएगा तो होगा घमासान युद्ध और बन जाएगा सिर्फ 3। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। वेरीफाइड। ये इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन इसको दे देते हैं हम, वेरीफाइड। ठीक है, ये रिलेशन वेरीफाइड है, इस पे कोई शक नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। के 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्या कर दें, अगर सीधे नंबर, जैसे एक नंबर होता है सपोज दैट 33 है, ठीक है। ओ हो कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, उप्स उप्स उप्स। एक तो पीछे का कैसे गायब हो गया, पता नहीं क्या हो जाता है, चाइनीज आइटम है ना ये, गड़बड़ हो जाती है। देखो जैसे एक नंबर है 33, सीधा भी है 33, उल्टा भी क्या है 33, इनको जब जोड़ देते हैं तो क्या आता है 66।
ऐसा। अब ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसको सीधा और उल्टा दोनों को जोड़ दे, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। के एक नंबर है एक्स वाई, उल्टा कर दिया वाई एक्स, दोनों को जब जोड़ा तो आ गया 66। अब एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि जैसे एक नंबर होता है 26, इसको हम बचपन में कैसे लिखते थे, ये होता है वंस प्लेस पे, ये होता है टेंस प्लेस पे। 10 वाले की 10 से मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 × 10 + 6 ऐसे। अगर इसको इंटरचेंज कर दूं, उल्टा कर दूं तो 62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10 + 2। तो होता क्या है असल में, जब भी डिजिट इंटरचेंज होते हैं तो 10 वाली की जगह जैसे 2 था तो वो अब कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 की जगह क्या था 2, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे बदल जाता है, अदला बदली कर लेते हैं। तो इसी चीज़ का रेफरेंस लेते हुए हम बनाएंगे इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन तो आप समझ ही गए कि डिफरेंस क्या है दोनों का, डिजिट्स का 2 है, यानी x - y जब अगर हम करें तो 2 आता है। तो पहला जो नंबर बन रहा है वो अगर हमारा 10x + y है, जिसको हम xy बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये असल में क्या है 10x + y। दूसरा नंबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, yx हो जाएगा, यानी 10y + x। इन दोनों नंबर को जब जोड़ते हैं तो 66 आता है। 60 कैसे लिख दिया, 66 आता है। इतनी बात आप समझ गए। यहां से सॉल्व करेंगे, 10x और एक और x 11x, 10y और एक और y 11y, इक्वल्स में क्या है 66। पूरा 11 से डिवाइड हुआ तो x + y कितना आ गया 60 है, 6 सॉरी, ठीक है, सबको 11 से डिवाइड कर दिया। दो इक्वेशन आपकी बन गई। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो का है भैया, वो ये है कि देखो अगर आप x चाहते हो, नहीं चाहते x आप ठीक है, तो 6 + 2 यानी इनको जोड़ के आधा कर दो। ये जो 2 है ना, इस 2 को और इस 6 को जोड़ के आधा कर दो, तो क्या आएगा 8 का आधा 4। ऐसे ही अगर आप दूसरी चीज़ निकालना चाहते हो, y को निकालना चाहते हो, तो इनको डिफरेंस लेके आधा कर दो। 6 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 4, आधा क्या होता है 2, यानी आपका जो नंबर होगा वो 42 और 24, दो ऐसे नंबर आएंगे। हाउ मैनी सच नंबर्स, 42 एंड 24। अब इन दोनों का आप देखोगे ना तो इनको जोड़ के 66 आता है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। अरे समझे बुड़बक। चलो नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, S14 कितना है 1040। फर्स्ट टर्म इसकी 10 है, 20th टर्म आपको निकाल के देना है। अब आप इसको करेंगे सॉल्व। तो कैसे करें भैया सॉल्व, तो जल्दी से सबसे पहले तो S14 पे अटैक करते हैं। S14 यानी एक सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a + n-1d। यहाँ से हमें d मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1050, 14 का आधा होता है 7, a का डबल यानी 10 का डबल वो होता है 20, n-1 यानी 14 - 1 13। डिफरेंस आपको पता है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो यहाँ से 7 से 105 को यहीं से ही कट कर दो। कट तो हो ही रहा है, कट तो हो ही रहा है 15 टाइम, तो ये आ गया 150 यहीं से, ठीक है। प्लस का 20 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 130। यहाँ पे क्या है 13d है, 13 से ये कटेगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डिफरेंस 10 आते ही आपको तो सिर्फ कितना निकालना है A20 निकालना है। A20 का फॉर्मूला क्या होता है, A20 इज नोन बाय A + 19d। हमेशा यहाँ जो होता है उससे एक कम करके डिफरेंस जोड़ना होता है बस। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 19, डिफरेंस कितना है 10, ये हो जाएगा 10 + 190 यानी कि 200। 20th टर्म क्या होगी 200 होगी। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गिवन फिगर दिया गया है और बताओ BOC अगर 125 है, CDO अगर 70 है तो OA भी बताओ। सबसे पहले तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, एंगल क्राइटेरिया सिमिलर प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। ये और ये दोनों क्या हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये लाइंस क्या है वैसे अच्छा इसमें पहले से सिमिलर दे रखा है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स भी क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा।
अगर यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, कुछ अलग कलर से बना देते हैं, यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक बात ये भी पता है कि ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो ये टोटल क्या बनेगा, 180 बनेगा। ये 125 है तो यहाँ क्या आ गया, 55 आ गया। क्या मेरी बात आप समझ गए, क्या मेरी बात आप समझ गए? एंगल जो है DOC वो कितना आएगा, 180 माइनस 125। क्यों आएगा, लीनियर पैर बोलते हैं इसको। तो ये आ गया 55 डिग्रीज का। अगर ये 55 है, टोटल आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हो, इसको जोड़ोगे 125 आएगा और ये भी क्या आएगा, 55। एंगल OCDB क्या आएगा, 55। एंगल OCDB क्या आएगा, 55। कैसे आया, 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करके वापस 55 ही आ रहा है। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस तरीके से बहुत अच्छे। अगर ये आपके 55 है तो ये भी क्या होगा, 55। OAB यही निकालना था, OAB इज ऑल्सो 55। क्यों, क्योंकि CPST बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CAST भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन सेक्शन, समझे समझे, तीन सेक्शन हो रहे हैं इधर। तो 3 सेक्शन में तीनों होते हैं बराबर, 1-1-1 के रेशियो में। तो अगर इसकी बात करें तो इसके इधर लेफ्ट साइड में तो कितना है, 1, दूसरे साइड में कितने हैं, 2 है ना, 1 और 1 2। इसके इधर की बात करें, लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। एक साइड का मैं निकालूंगा, एक साइड का आप निकालेंगे, ऐसे ही काम चलेगा। तो पहले x1 y1 की बात करें तो x1 जो निकालना है वो होगा m1 x2। m1 क्या होता है, ये वाला रेशियो, इसको m1 बोलते हैं। ये क्या होता है, m2। तो मैं यहाँ पे एक साथ निकाल रहा हूँ। पहले आएगा 1, फिर इसमें रखा जाता है x2, दैट इज ये माइनस का 7। ये कैपिटल x1 x2 है, ठीक है, ये स्मॉल वाले हैं, ये याद रखना, ये मत लिखने लग जाना कुछ भी। m2 इसमें हो गया 2 सॉरी, और x1 कितना हो गया, 2 अपॉन में क्या आएगा, 3। ऐसे ही y की बात करें तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। वैसे इसमें 2 और 1 होगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड का मैं निकाल रहा हूँ, दूसरा आप निकाल लेना, ठीक है। y2 कितना है, इसमें 4 है, और y1 कितना है, -2 है। इस तरीके से क्या हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल। ये कोऑर्डिनेट हैं C के, याद रखना, ठीक है। तो माइनस का हो गया 7, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, अपॉन में आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, ये 2 2 ज़ा भी है -4, अपॉन में 3, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, C के, ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो है ये C के कोऑर्डिनेट है। D के कोऑर्डिनेट्स आप खुद निकालेंगे, कमेंट के अंदर बताएंगे जल्दी से जल्दी। D के कोऑर्डिनेट्स आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट tan a + b √3 है, tan a - b 1/√3 है, तो बताएं कितना होगा। 45 और 15 फिक्स आंसर्स, पर कोई बात नहीं, करके बताएं। tan के अंदर जो √3 होता है प्यारे बच्चों, वो आता है कितने टाइम, 60 टाइम में आता है। tan 60 डिग्री होता है। a - b, tan के अंदर 1/√3 आता है 30 पे। मैंने आपको एक बढ़िया ट्रिक सिखाई अभी कुछ देर पहले ही, कि जब भी ऐसी इक्वेशन बने और आप चाहते हो a को निकालना, तो जोड़ के आधा कर दो, 60 + 30/2। b निकालना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो, तो यहां हो जाएगा 30 का आधा, 15 डिग्रीज। यहां हो जाएगा 90 का आधा, 45 डिग्रीज। तो a आपके आ रहा है कितना, 45। b आपके आ रहा है कितना, कितना 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर है जो कि इस तरीके से है कि 15 मीटर दूर है उसके फुट से एक चीज खड़ी, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर बताएं, बस आपको हाइट बतानी है।
ये बतानी है। कैसे बताई जाए, कैसे बताई जाए, चलो अरे भाई इतनी खांसी कैसे आ रही है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है h, और इसमें क्या है, बेस जो है वो है 15। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 h बाय 15, डिवाइड का 15 इधर गया और बन गया 15√3। ये लो, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और आर ऑफ रेडियई 5 and 3। देखो इसकी रेडियस है, ये वाली तो है 5, सॉरी छोटी वाली है 3, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले, ये छोटी वाली 3 है, बड़ी वाली 5 है। क्या आपको एक बात पता है कि ये अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं यहाँ पे तो ये 3 4 5 बन जाएंगे। क्यों लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहला सवाल तो यही है। इसलिए लगेगी भैया क्योंकि क्लास 9 तुम ढंग से पढ़े नहीं। क्लास 9th में ये बात पहले से लिखी हुई थी, तब तो तुम चिरांद की तरह इंस्टाग्राम चला रहे थे। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, ये होती है टेंजेंट। टेंजेंट वासे जब भी क्या करते हैं हम, सेंटर की तरफ, वैसे 9th क्या 10th में भी है ये, सेंटर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको रेडियस बोलते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री के ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 4 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बराबर बराबर बांट देता है। तो ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4। कॉर्ड की पूरी लेंथ कितनी आएगी 8, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी 8। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या इससे आसान तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए, इतना सारा दे दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर रेडियस है 12, एंगल बन रहा है 120 डिग्री, एरिया आपको बताना है सेगमेंट का। सेगमेंट ये ऑरेंज ऑरेंज है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, वो निकलता है पूरे सर्कल में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट, और वो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये चैप्टर मेरे को इसलिए नहीं पसंद क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बेकार सी है। 120 डिग्री पे जो एरिया आता है वो भी √3/4a² ही होता है। इसमें आर स्क्वायर हो जाएगा और क्या है। 60 और 120 पे सेम ही फॉर्मूला बन रहा होता है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो r²/2 sin थीटा, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा याद रख लो। यही आपका क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट है। और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आपके जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है पूरा चैप्टर मैंने करवा रखा है, उसको ढंग से आप कर लेना, ठीक है। पाई इसमें जो है वो 22/7 ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है ऐसा। बहुत ही घटिया कैलकुलेशन है भाई। आर स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, आप ले सकते हो कॉमन अगर लेना चाहो तो। अंदर क्या बचेगा 22/7 माइनस में √3/4, इस तरीके से। 12 का स्क्वायर जो होता है, क्योंकि इधर रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। 7 और 4 की बात करें तो 28 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपके 88। 7 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 7√3। आप चाहे तो इसको थोड़ा कटवट भी कर सकते हो, बट मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आता है पुट √3 इज इक्वल्स टू 1.7 ऐसे, तो आपको क्या करना होता है √3 की जगह 1.7 लिखना होता है, ठीक है। इसको फर्दर आप 4 की टेबल से काट सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मतलब वो अगर टाइम मिले तो आप √3 वगैरह अगर नहीं लिखा है और फिर भी आप आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो टाइम मिले तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। बट मुझे क्या है कि जल्दी से जल्दी ये पेपर को सॉल्व करवाना है अच्छे ढंग से, एक एक क्वेश्चन आप एक बार गो थ्रू कर लें तो अच्छा रहेगा। इसलिए ये इतनी से कैलकुलेशन आई थिंक कि कोई भी 10th क्लास का बच्चा कर पाएगा। नेक्स्ट, अब आपके आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो सेक्शन सी की बात करें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, बुक का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर बन रहा है 49, 17 का स्क्वायर बन रहा है 289, तो एस एन क्या होगा, एन का स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है।
तो इसने कहा है 7 टर्म्स का सम S7 जो है वो कितना है आपके 49 है। तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हुए चले फिर। 49 आ गया, 7/2 आ गया, 2a आ गया, पहली टर्म आपको पता है नहीं, और ये 7 - 1 6d आ गया। ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 289। इसको अलग कलर से कर लेते हैं, या तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 289, 17, 2 डबल ऑफ a 16d, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फटाफट इसको कट करना है। 7 से 49 जो है वो 7 टाइम जाएगा, 17 से 289 जो है वो 17 टाइम जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड का 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इधर 2a है, प्लस में क्या है 6d है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 का डिवाइड पूरे में लगा दो तो हो जाएगा 7 = a + 3d। ऐसे इधर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 17 2 जा। मैं 34 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर से भी मैं 2 को काटूंगा। अब फिर से इधर से 2 कट जाएगा तो 17 = हो जाएगा a + 8d, ऐसा। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, पहले से 1 और 2 लिख रखी है क्या? कोई बात नहीं, इसको इरेज कर दो। 2 अलग अलग चीज़ें ही चलाते हैं अपने। ये लो, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई, इससे आपके क्या निकलेगा, a और d निकल जाएगा। कैसे? इनको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एक पार्टीशन और डालेंगे इसमें, ये लो, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? 17 = a + 8d दे रखा है आपको, उसमें से 7 = a + 3d एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करते ही आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 3 यानी 5d। a से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, डिफरेंस 2 आएगा। डिफरेंस अगर आप 2 रख दोगे कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे रख दिया 3 2 जा 6 तो a कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस 2 आया, a कितना आ गया 1 देखिए। अब आपको क्या निकालना है, SN क्या होता है 2a प्लस n/2 2a + n - 1d, इस तरीके से। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो यहाँ पे आएगा SN, n/2 वैसा का वैसा ही रख दो, 2 × 1 हो जाएगा 2, n - 1 वैसा का वैसा ही है, डिफरेंस कितना है 2। पूरे में से जब आप 2 को काट दोगे, जैसे ये 2 2 2 सब कॉमन आके कट गया, यहाँ तो 1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो SN कितना रह जाएगा, देखो ध्यान से, ये -1 है, ये +1 है, ये भी आपस में कट गए, n ही बच गया, तो अंदर n ही है। n × n क्या होता है, n² होता है, और SN आपका n² आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बीच में हमने थोड़ा सा ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना है ना, फॉर्मूला। नेक्स्ट, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। तो कर दें इसको सॉल्व, अभी कर देते हैं। थर्ड टर्म का मतलब होता है a + 2d, ये आपको दिया गया है 16। कह रहा है 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। तो 7 टर्म, ऐसी जब भी कोई भी सिचुएशन दी जाती है ना ऐसी वाली, इससे डिफरेंस आता है। कैसे आता है देखो, a + 6d होता है ये, और ये क्या होता है a + 4d होता है, प्लस में कितना है 12 है। a से ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है, a से ये कट, 4d जो है इधर जा करके माइनस होगा तो 2d हो जाएगा, इक्वल्स में क्या आ जाएगा 12, डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ से 6। अब आपको करना क्या है, इधर जो 6 आया है इसको यहाँ पे पुट कर देना, तो a + 6 2 हो जाता है 12 इक्वल्स में आ जाता है 16, a जो है वो 4 आ जाता है। 4 और 6 आपके पास पड़ा है। अब AP बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। AP कैसे बनता है, सबसे पहले 4 पहली टर्म, फिर इसमें 6 जोड़ दो 10, फिर इसमें 6 जोड़ दो 16, फिर इसमें 6 जोड़ दो 22, इस तरीके से चलता रहेगा। 3 टर्म्स निकाल के आपको छोड़ देना होता है, और यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड AP है। आई होप ये कोई 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लग नहीं रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन ही चल रहे हैं। NCERT बेस्ड सिंपल सैम्पल पेपर बनाया गया है। कितना पीछे आ गया मैं।
शो दैट दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का सिंपल सा तरीका है कि चारों साइड इक्वल होगी, चारों साइड और दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, साइड्स इक्वल और डायगनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 6 डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन ऐड, वही आपको फॉलो कर लेना। जैसे अगर आप चाहते हो ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी है। अगर आप 4 और 1 का डिफरेंस देखोगे तो 3 आएगा, और 7 और 2 का जब आप डिफरेंस देखोगे तो 5 आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है। तो ये हो जाएगा √34। ऐसे ही अगर आप BC की डिस्टेंस निकालोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइन से 4 और -1 आ गया तो 5 हो जाएगा। 2 और -1 फिर से ऐड हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। तो फिर से क्या आ रहा है, 9 और 25 दैट इज 34। ऐसे ही अगर बात करें CD की तो वो भी आपके क्या हो रहा है, देखो -4 -1 दोनों क्या है सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 1 का जो डिफरेंस आएगा, साइन को सबको भूल जाना होता है, ठीक है, बाद में। तो ये 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा। यहाँ पे फिर से क्या है, ऑपोजिट साइन ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर से आप देख रहे हो 9 + 25 ही आ रहा है और ये 34 ही बन रहा है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको लग नहीं रही होगी। ऐसे ही AD की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप देखोगे -4 और 1 दोनों ऑपोजिट साइन ऐड हो जाएंगे, तो फिर से हो जाएगा आपके 5 का स्क्वायर। 7 और 4 सेम है तो फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 9 and 25 34। अब बचा क्या, वही चारों साइड तो इक्वल है। अब 2 चांसेस बन गए कि या तो ये रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। अब उसका जो छंटनी है वो कौन करेगा, वो करेगा डायगनल्स। डायगनल्स के अंदर AC एक डायगनल है और एक डायगनल है BD। अगर ये दोनों चीज़ें भी इक्वल आ गई, ये दोनों भी इक्वल आ गई, मतलब ये इसके इक्वल नहीं आएगी। 4 साइड इक्वल होती है, 2 डायगनल इक्वल होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना कि सारे 6 के 6 इक्वल आएंगे, ऐसा नहीं होता है। डायगनल हमेशा लार्जर होते हैं। AC की वैल्यू बताएं तो देखो ऑपोजिट साइन है, 1 और -1 ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन ऑलवेज, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है, 7 और -1, ये भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इधर 4 हो गया यानी दैट इज 68। इधर की बात करते हैं, -4 और +4 ये भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, बिकॉज ऑपोजिट साइन है। यहाँ पे क्या है, 4 और 2 सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिर से क्या आ रहा है, 68 ही आ रहा है। तो ये देखो आप चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगनल इक्वल है, सो इट इज अ स्क्वायर कंफर्म हो गया है यहाँ पे। और ये हो गया क्वेश्चन का दी एंड। ये आप कह सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगता भी है क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोसीजर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, इफ A and B आर -2, -2 and 2, -4 कोऑर्डिनेट्स बताएं P के। AP जो है 3/7 है AB का, तो ये जो AP है ना इतना सा, ये 3/7 है। किसका 3/7 है, AB का। कोई भी इसमें समझ आई बात, मतलब अगर नहीं समझ आई है तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई का AB है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी AP और AB का जो रेशियो आने वाला है वो आएगा 3 और 7 का। AP अगर 3 है तो AB कितना है, 7 है। AP अगर 3 है, ये इतना सा 3 है, तो पूरा AB कितना है, 7 है। तो एक जनरल सी बात है, अगर ये 3 है ये 7 है तो ये क्या होगा, 4 होगा। ये आपके पास मिल गया इतना सा, इसी को आप रेशियो बोलते हैं 3 और 4। या चलो इसको रख ही देते हैं, बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। A इसमें दे रखा है -2, -2, और जो आपके B है वो दे रखा है 2, -4। कोई भी दिक्कत? इसी के साथ मुझे फटाफट आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताएं, और वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? X और Y दोनों के लिए बताना है, ठीक है। ये जल्दी से आप बता दो, कमेंट कर देना फटाफट। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो x की अगर आपको वैल्यू चाहिए, जैसे ये P की कोऑर्डिनेट्स है ना, ये x, y, x की वैल्यू चाहिए तो m1 होगा 3, m2 होगा 4,
यहाँ पे m1 प्लस m2 होगा 7, 3 प्लस 4 7। y की वैल्यू चाहिए तो m1 होगा 3, m2 होगा 4 और नीचे क्या आएगा वही 7। इसमें आपको देखना है x2 कितना है, तो x2 है 2, x1 कितना है -2, y2 कितना है इसमें -4 और y1 कितना है 2। इसे बस सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 इज 6, 4 2 इज ऑल्सो 8, यहाँ पे क्या आ गया 7, इधर आ गया y, 4 3 इज -12, 4 2 इज 8। तो यहाँ पे आ रहा है कितना -4/7, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 2/7। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको बताना है कि ये अगर रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम जो है अगर वो सर्कल के सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। तो करें फिर जल्दी से सॉल्व, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले लिया है हमने। देखो आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी बाहर से टेंजेंट्स बनती है वो इक्वल होती है। तो देखो जो ए पी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एस के। एक पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है ना, ये ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा। ऐसे ही पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी पी जो है बी क्यू के इक्वल होगा। इस तरीके से बी पी विल बी इक्वल्स टू बी क्यू, ऐसे इक्वेशंस बना लेनी है। इधर से भी आप देखोगे तो डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के। यहाँ से सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। ऐसा आपको कर लेना है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स देख लेनी है। एक कोई भी साइड ले लो, जैसे ए पी बी पी ये ले लिया, इधर से डी आर सी आर ले लो। इन सारी इक्वेशंस को जोड़ दो, जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा, ए पी बी पी डी आर सी आर, ये आ जाएगा ए एस बी क्यू डी एस और सी क्यू। ए पी और बी पी मिलके ए बी बन जाएगा, डी आर और सी आर मिलके सी डी बन जाएगा। इधर से आप देखोगे ए एस और डी एस मिल करके ए डी हो जाएगा और बी क्यू और सी क्यू मिल करके सी डी बी सी हो जाएगा। ऐसा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो कि अल्टीमेट इक्वेशन है हमारी। अब हमें क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये जो है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। हमें पता है ए बी किसके इक्वल होता है, सी डी के इक्वल होता है। ऐसे ही ए डी किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इस तरीके से कोई भी दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 पड़ी है, ये 7 पड़ी है, ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड है, आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हो। ए बी की जगह सी डी लिख सकते हो, तो ये सी डी प्लस सी डी हो जाएगा। इधर भी आप क्या कर सकते हो, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हो, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। ये डबल ऑफ ए बी हो गया, ये डबल ऑफ सी डी हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो सी डी और ए बी क्या आ गए, इक्वल। अब आप ध्यान से समझना, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक अजीब तरीके का पैरेललोग्राम है। ऐसे वाला है क्या, इस बार ये लो इसको ध्यान से समझना, ये ए बी है, ये सी डी है। हमारे हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। बट अभी जो हमने एक कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन ये वाला है कि ए डी बी सी के इक्वल है। ए डी जो है अगर वो किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी ये रहा कंक्लूजन, सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। अगर सी डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। ये क्यों लिखा है मैंने ओहो, यहाँ पे ए डी था, यहाँ पे ए डी था, ए डी, तभी मैं कहूँ गड़बड़ कैसे हो गई। यहाँ पे ए डी है स्टूडेंट्स, इधर है ए डी प्लस बी सी। बोला मैंने सही था, गलती से गलत लिख दिया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ऑफ ए डी, ठीक है, डबल ऑफ ए डी हो जाएगा, क्योंकि बी सी तो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है।
तो ये हो गया डबल ऑफ ए डी। तो सी डी किसके इक्वल आ रहा है, ए डी के इक्वल आ रहा है। सी डी जो है वो असल में किसके इक्वल आ रहा है, ए डी के। तो ये पास पास वाली साइड है, देखो ए डी जो है सी डी के इक्वल है, सी डी जो है ए बी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, यानी चारों साइड क्या है, इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हो तो उसी पैरेललोग्राम को ही तो हम क्या बोलते हैं, रोम्बस नहीं बोलते क्या। तो इसीलिए ये क्या है, रोम्बस है। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 हम ये कह सकते हैं ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है और ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही आपके ए बी भी सी डी के इक्वल है, क्योंकि ए बी भी सी डी के इक्वल ऊपर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। चारों साइड इक्वल देन इट इज़ ए रोम्बस। सिंस 4 साइड्स आर इक्वल देन इट्स ए रोम्बस। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इस तरीके से है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके आमने सामने वाली साइड्स पी क्यू एस आर, इस तरीके से ये क्या करती है, यहाँ पे जो एंगल बनाती है, जैसे ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये आपस में सप्लीमेंट्री होता है, यानी इनको जब जोड़े तो 180 आना चाहिए। उसके लिए करना क्या है, तुम्हें सारे एंगल्स को कुछ ना कुछ मान लेना है, 1 2 3 4 ऐसे करके, 5 6 7 8। अब करना क्या होता है, कॉर्नर के कोई भी दो ट्राइंगल्स उठाने हैं। ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, इसे भी अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे ओ है। अब आपको कॉर्नर के कोई भी दो ट्राइंगल उठाने होते हैं, जैसे सी ओ आर बी ओ आर, ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी ओ आर एंड ट्राइंगल बी ओ आर। इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये चीज देखनी है कि आर ओ तो है कॉमन, फिल्टर पानी पीते हैं भैया, आर ओ है कॉमन, ये हो गया कॉमन। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट है सी आर और बी आर। सी आर और बी आर क्या है, एक ही पॉइंट से टेंजेंट है। हाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, ये 1 है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, ओ सी और बी ओ बी मिल रहा है, ओ सी और ओ बी। ये क्या है भैया, ओ सी और ओ बी, ये सर्कल के रेडियस है, यानी इसको रेडी कहते हैं, रेडियस ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, दैट इज कॉल्ड साइड साइड साइड। क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, साइड 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 क्राइटेरिया। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि सीपीसीटी लगेगा। सीपीसीटी क्या कहता है, सीपीसीटी कहता है एंगल 4 और 5 इक्वल हो गए। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के इक्वल आ गया। ये है सीपीसीटी। ऐसा सेम टू सेम सेम तरीका इन दोनों में लगाते तो 2 और 3 इक्वल आ जाते। तो इसलिए बार बार सेम चीज़ करनी नहीं है आपको, तो बस एक चीज़ लिखनी है, सिमिलरली। एंगल 3 किसके इक्वल आता, एंगल 2 के। ऐसे ही एंगल 1 किसके इक्वल आता, एंगल 8 के। ऐसे ही एंगल 7 किसके इक्वल आता, एंगल 6 के। आपको एक बात पता है, सबको जब जोड़ूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को, तो 360 बनेगा, क्योंकि एंगल्स अराउंड ए पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, 360। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो बनता है 360 डिग्री। क्यों बनता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के बाहर सारा एंगल हमेशा क्या होता है, 360 डिग्रीज का होता है। तो यहाँ पे ये बन रहा है एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। सॉरी, तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है। एंगल्स अराउंड ए पॉइंट है ये। अब आपको एक बात और पता है, आपको तो क्या क्या चाहिए वो रख लेना है। 1 2 चाहिए, 5 6 चाहिए, यही चाहिए तुम्हें। तो आपको क्या करना है, बस 1 2 5 6 पे ही फोकस रखना है। 1 और 2 मेरे पास पड़े हैं, तो 1 और 2 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो। मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल, तो यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दो।
4 मुझे नहीं चाहिए, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। मुझे 6 भी नहीं, सॉरी 6 तो मुझे चाहिए, तो 6 मैं यहाँ पे रख लूँगा। मुझे 7 नहीं चाहिए, तो 7 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है, 6 लिख लेंगे। ऐसे ही हमारे 7 चाहिए, 7 लिख लो। 8 हमें नहीं चाहिए, तो 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो 1 लिख दो। ये सारा ही क्या होगा, 360 के इक्वल। आप देखोगे सब चीज़ें 2-2 बार आ गई। एंगल 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, और 7 भी 2 बार आ रहा है। मैंने 7 क्यों लिखा है, क्या मुझे, 7 भी 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, क्योंकि 7 की जगह तो मैं ऑलरेडी 6 लिख चुका था। ये लो, ठीक है, इतनी सी बात आप यहाँ पे समझ गए हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो ये सभी चीज़ें डबल है, तो क्या क्या डबल हुआ है हमारे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। डबल हो गया है एंगल 1, 2, 5, 6, ये सब आ गए 360 के इक्वल। 2 से 360 कट हो गया 180 टाइम। तो यहाँ पे आपने देखा एंगल 1 और एंगल 2, 5, 6 ये सब कितनी बार हो गए, 180 के इक्वल आ गए। क्या इसी को सप्लीमेंट्री कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कौन सा एंगल बने, 1 और 2 मिलके POQ एंगल बनाते हैं, एंगल POQ। 5 और 6 मिलकर के एंगल बनाते हैं ROS। तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना था, और ये सप्लीमेंट्री आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि इनका सम कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज का बन रहा है। मेरा लैपटॉप काफ़ी अटक रहा है, और मेरा दिमाग भी, क्योंकि मैंने 2-2.5 घंटे से पानी नहीं पी रखा है। नेक्स्ट, अगला जो है वो आपके दिया गया है, इसका मीन निकालना है। 1 सेकेंड पानी पीता हूँ मैं। हाँ, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कहा है मीन निकाल दो। कैसे निकलेगा, देखो वेट कितना है आपके, इस तरीके से ये वेट दिया गया है, और इसमें कोई भी क्लास इंटरवल का झंझट नहीं है, तो ना हमें क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ और, सीधा FI/XI आ सकता है। 21 ज़ा 20, 21 2 ज़ा 42, 22 6 ज़ा 132, 23 7 ज़ा 161, 24 4 ज़ा 96, 25 2 ज़ा 50, 26 3 ज़ा 78, 27 2 ज़ा 54, 28 3 ज़ा 84। इस तरीके से हमने FI/XI निकाल लिया। इन सब को जब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं ऐड सबसे पहले। सॉरी, तो इसको ऐड करते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप क्या आ रहा है, 4 7 और 1 आ गया, क्या 717 आ रहा है, इसको ऐड करके, ठीक है। ये है FI/XI। अब बात करते हैं समेशन FI की। समेशन FI को जोड़ना कोई खास मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हो गया है 16, 20, 20 और 10, 30, ठीक है, ये हो गया है 30। तो हमें पता है मीन निकालने का तरीका क्या है, x बार इज इक्वल्स टू 717 अपॉन में हो गया है 30। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ रहा है 239। पॉइंट लगा देना है एक डिजिट के आगे, तो 23.9। फिर से चेक कर लेते हैं क्या सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बस कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो मीन निकालना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट जो है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं फटाक से इसको लिख देता हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए इधर, ये हो गया आपके 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे 8 5 ज़ा 47 इंटू 15 105, 11 8 ज़ा हो गया आपके 88, और यहाँ पे आ गया है 13 + 4, सॉरी 13 4 ज़ा 52। अब हमें चाहिए समेशन FI/XI। यहाँ पे पहले ही मैंने समेशन लगा दिया, क्या ये FI/XI है। अब हमें चाहिए समेशन FI/XI। समेशन FI/XI निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है आपके, 145 और 303 आ रहा है, क्यों 303 आ रहा है। समेशन FI/XI आपके आ गया 303, ठीक है। ऐसे ही अब समेशन FI निकालना पड़ेगा। ये आपके आ रहा है कितना, ये 14 15 29 और ये हो गया 12 41।
तो ये हो रहा है 41। 303 के साथ में 9p भी है, ये भी आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 और 5 13 हो रहा है, 8 2 10, हाँ सही है। तो अब हमारा जो मीन है वो है x बार, और वो होता है आपके 303 प्लस 9p अपॉन में 41 प्लस p। ये जो मीन दिया गया है ये 7.5 आपको दिया गया, ठीक है। और इधर से आप जो है डिवाइड का 41 प्लस p जो है ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 303 और प्लस में आपके आ रहा है 9p। आप चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हो, पता है आप 3 कॉमन भी ले सकते हो, अंदर पता है क्या बचेगा, 101 प्लस 3p बचेगा। तो इससे होगा क्या, 3 से कट हो जाएगा 2.5 टाइम, क्योंकि 25 की कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी 7.5 की रहती। करें फिर सॉल्व इसके आगे, इसके फर्दर हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। 25 वंजा होता है 25, 25 फोरजा होता है 100, 100 प्लस भगवान कितनी खांसी देखें इधर, 25 वंजा 25, 2 कैरी गया, 25 फोरजा क्या होता है 100, 100 प्लस 2 जो हो गया 102। अब आपको पता है एक डिजिट के आगे इसमें पॉइंट लगाना था, तो 102.5 हो जाएगा, 25 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2.5p। कोई भी दिक्कत इसके अंदर किसी को भी नहीं है। अगला जो है यहाँ पे आ गया 101 और प्लस में क्या है आपके 3p है। बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिया गया, कोई बात नहीं। 101 जो है वो इसमें से डिवाइड होगा, डिवाइड क्या सब्ट्रैक्ट होगा, आई एम रियली सॉरी। 101 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1.5, और ये प्लस का 2.5 है, उधर जा करके सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 0.5p। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 3 15 होता है, ये p की वैल्यू है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आपके आने वाले हैं लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर डी। और जो सेक्शन नंबर डी कैसे होगा सेक्शन डी, जिसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि काफ़ी इजी सेक्शन बनाया गया है। द एटीट्यूड, अरे बाप रे, ये एल्टीट्यूड है, ट्राइंगल को भी एल्टीट्यूड आ रहा है, ज़्यादा एटीट्यूड आ रहा है ट्राइंगल्स को आजकल के। तो इसने कहा है 7 लेस देन इट्स बेस। अभी रिसेंट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ सीरीज मैंने करवाई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 तो बताइए 7 का गैप है तो देखो 5 12 13 इसका ट्रिपलेट बनता है। कैसे बनता है, इसने कहा है अगर एक x है, इसने कहा है देखो 7 लेस देन इट्स बेस, एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 कम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एल्टीट्यूड अगर बेस से 7 कम है यानी बेस जो है वो 7 क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाएगी, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें बस पी स्क्वायर पहले लिख दिया है मैंने। 13 का स्क्वायर इज 169, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 49 प्लस में आ जाएगा 14x, इधर है 169 प्लस का 49 इधर जाते ही 120 हो जाएगा, तो एक तरफ आ जाएगा 120। सबको आप डिवाइड करोगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120। इसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे, सॉरी 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे आधा हो गया 60, सबको 2 से डिवाइड भी कर दिया है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब जो 60 है वो 12 और 5 से आएगा, यानी 12 और 5 इसकी वैल्यू आएगी जिसमें जो 12 होगा वो आएगा माइनस का, 5 होगा प्लस का, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5, यहाँ से निकलेगा प्लस का 5, यहाँ पे 5 और 7 ऐड होके हो जाएंगे 12, और यही आपका है आंसर। 4 मार्क्स पक्के। ये और में है दूसरा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और ये इक्वेशन यहाँ पे गलत टाइप हो रखी है मॉडल पेपर में, तो मैंने यहाँ पे सही करके लिख दिया, ठीक है। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, देन फाइंड दैट इफ दीज आर इक्वल। सबसे पहले ये डिवाइड का 3 होता है, इसको भगा देना होता है, आप पूरे को 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 9x स्क्वायर माइनस में 3 2 6x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल्स में हो जाएगा 0। ए आपके आ गया है 9, बी जो है वो है -6 और सी जो है वो है 1। डिस्क्रिमिनेंट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर मतलब जो PYQ सीरीज़ का लेक्चर है उसमें भी बता चुका हूँ, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है
तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस में 4, a कितना है 9, c कितना है 1, 9 4 इज ऑल्सो 36, 36 माइनस 36 इज 0। ठीक है, तो इसमें बड़ा सिंपल था कि ये दोनों बराबर आ गए हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, रियल एंड इक्वल होते हैं। अब इसने कहा है इसको फाइंड भी कर दो, मतलब फाइंड देम, तो रियल एंड इक्वल इनके रूट्स आपको फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने कोई खास मुश्किल काम नहीं है। ये जो 9 है ये यहाँ पे आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2 है, क्योंकि आप d तक तो निकाल ही चुके हो, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। माइनस का b करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो 0 ही है, अपॉन में 2 है, a कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 3/9, दैट इज़ 1/3। ये आपका आंसर है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हर साल आता रहा है, इस साल भी आएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। कोई खास पैटर्न में चेंज नहीं देखने को मिला है आपके पैटर्न में, बस इतना ही चेंज है, एमसीक्यूज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। 1 मार्क्स के जो सेक्शन है ना, सेक्शन ए, उसका वेटेज बहुत इंक्रीज़ हो गया है और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि छोटे छोटे जो मार्क्स हैं वो बहुत ईजिली आप गेन कर सकते हो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। बट एक चीज़ याद रखना, जितने छोटे मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ते हैं उतने ही मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक मार्क्स के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + cos a 1 - cos a सिंपल है। जब भी बड़ा सा रूट दिखे तो आपको क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। इतने गंदा क्यों चल रहा है ये पेन? रैशनलाइजेशन कैसे होगा, 1 + cos a अपॉन में 1 - cos a, मल्टीप्लाई में जो भी साइन होता है उसका रिवर्स कर दिया जाता है, 1 + cos a अपॉन 1 + cos a। तो ऊपर तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ रूट के अंदर ही चल रही है, ये पूरी चीज़ रूट के अंदर ही चल रही है। ऊपर हो जाएगा 1 + cos a का स्क्वायर अपॉन में जो है a - b a + b, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 1 - cos स्क्वायर है। 1 - cos स्क्वायर a को ही साइन स्क्वायर a कहा जाता है। ऊपर जो है वो क्या है, 1 + cos का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर इसके पास भी स्क्वायर, तो इस रूट को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 + cos a अपॉन में साइन a। जैसा कि मैंने कहा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है और इसके और में एक क्वेश्चन कई बार बाहर से दिया जाता है। 1/sin a जो होता है वो होता है कोसेक, साइन का उल्टा, और cos a/sin a को कहा जाता है cot a। और इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया, बहुत इजीली 4 मार्क्स आप गेन कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो अलग दिया गया है और वो देना भी चाहिए बिल्कुल। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो पावर 6 आ गई है, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर a का क्यूब, कॉस स्क्वायर a का क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैसे, आप क्यूब लिख रहे हो तो क्यूब की आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। देखो a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब + b क्यूब -3ab, सॉरी प्लस में ही होता है, a + b, इस तरीके से। अब आपको क्या मिला है, a क्यूब + b क्यूब मिल गया, तो प्लस का 3ab a + b उधर फेंक दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3ab a + b। ये आइडेंटिटी है a क्यूब + b क्यूब की। एक और भी होती है बट वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट आंसर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो a इसमें कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर दिया गया है, आप यहाँ से पहचान भी सकते हो, ये आपका a है, ये जो है ये आपके b है, इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a + b, यानी कि साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, इसका हो गया क्यूब, माइनस में 3ab यानी साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, अंदर है a + b, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। देखो ये जो तरीका मैंने बताया, ये कोई भी टीचर आपका बताएगा उससे बहुत आसान तरीका है, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं है। सबके क्या होती है, ज़्यादातर बुक्स रटी हुई होती है एनसीईआरटी की, उससे बाहर आते ही टीचर खुद भी चौंक जाता है। बट अपने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा जा सकता है, पुरानी आरबीएससी की बुक्स के अंदर था ये। साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे लिख दिया। 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर
और स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। बहुत इजीली आपने सॉल्व किया है। देखो सिंगल स्टेप क्वेश्चन था ये, सिंगल स्टेप है इसमें, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो। आई एम रियली सॉरी कि आज मैंने इतनी खांसी की है ना क्लास के अंदर, काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा। देखो 4 मार्क्स में मोड पूछा गया है। मोड निकालने का सिंपल तरीका है, आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी उसको नंबर 1 का टैग दे दो, उससे पहले वाले को 0, उसके अगला क्या होता है F2। इसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, L है। दोनों में डिफरेंस कितना है, H है, तो क्लास की विड्थ है 10, ठीक है, 50 और 40 में। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को रख देंगे। L कितना दिया गया है इसके अंदर, 40 दिया गया है। F1 माइनस F0, 42 में से आपको क्या करना है, 28 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन मिल गया है हमें 4 मार्क्स में। एक और इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, मीडियन का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। आई एम रियली सॉरी। देखो ध्यान से, आपको डिफरेंस निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका भी मैं सिखा देता हूँ इसी के साथ। आप क्या कर सकते हो, 28 और 42 के बीच का एक नंबर मान सकते हो 30। चेक कर लो ये 30 से कितना कम है, 2 कम है। ये 30 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, 14। ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपके एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिले तो। इस तरीके से डबल ऑफ F1 आप जब कर दोगे तो 42 का क्या हो जाएगा, डबल, दैट इज 84। F0 जो है वो 28 है, और F2 जो है वो कितना है आपके 20 है। H की होगी मल्टीप्लाई, दैट इज 10, यहाँ पे 10 की कर दोगे आप मल्टीप्लाई। यहाँ पे 40 है, प्लस में 14 है, अपॉन में देखो ये जो माइनस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 48। तो 84 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 48 सब्ट्रैक्ट करोगे। मल्टीप्लाई में कितना आ रखा है, 10 आ रखा है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे इसको करते हैं सॉल्व जल्दी से। यहाँ पे आ गया है 40, प्लस में हो गया है 14, यहाँ आ गया 36, ये मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। 36 के टेबल से 140 पूरा तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल है, तो ये हो रहा है 3.89 कुछ, क्योंकि 8888 चलता जा रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा 43.89, ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ करना, क्योंकि काफ़ी जल्दी और लाइव सॉल्यूशंस मैंने करवाए हैं इसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो मीडियन का आ गया है। मीडियन के लिए आपको CF का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इस सब को एक बार मैं साइड में करना पड़ेगा मुझे। ओ, क्वेश्चन कोई साइड में ले गया क्या, मैं इसको साइड में लेते हैं। यहीं पे हम CF का कॉलम बना देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है, क्योंकि हमें इन सबको क्या करते हुए चलना पड़ेगा, ऐड करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मीडियन नहीं निकलता है। देखें इधर, तो आपके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 38 दिया गया था, तो CF का कॉलम मैंने बना दिया है। यहाँ पे 38 आएगा, 38 प्लस 36 आप जब जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 74। 74 और 18 को जोड़ दोगे तो 92, 92 और 5 97, 97 और 3 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको एक चीज़ निकालनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज n। n कैसे निकलता है, 100 का आधा कर दो, n/2 जो है उसको निकालना होता है। तो n टोटल है 100, 100 का आधा क्या हो जाएगा, n/2, दैट इज 50। आपको चेक करना है कि 50 वाली रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। देखो 38 तक के सारे लोग तो यहीं पे थे, 38 तक के सारे लोग तो क्या थे, यहाँ पे थे। बट जो 38 से लेके 74 तक के लोग हैं वो इस वाली रेंज के अंदर है, यानी 50 कहीं नहीं में बीच में लाई कर रहा है। इसी को आप मीडियन क्लास कहते हो। तो इसके अंदर आपको पता चल गया CF जो है वो आपके आ गई है। CF जो है इससे बिल्कुल पिछली ली जाती है, दैट इज 38। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो L जो लोअर लिमिट है वो है 2, n/2 आपके दिया गया है 50, CF जो है वो पिछली होती है, दैट इज 38, फ्रीक्वेंसी जो है वो 74 है, मतलब सॉरी 36 है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आई है 36, क्लास की जो विड्थ है वो 2 की है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा 2 से, ये कट होगा 18 टाइम, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये है 2, प्लस में 50 में से आपके अगर 38 जाता है तो 12 बचता है, इधर आ जाएगा आपकी 18, ठीक है। 12 और 18 6 के टेबल से कट होंगे 2/3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 + 2/3 टाइम। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे
तो ये हो जाएगा 2+3 का जब आप डिवाइड लगाते हो 2 से तो असल में आपको 0.6 ऐसे करना पड़ेगा, 0.6 लगाना पड़ेगा। तो फिर होगा क्या, 6 चलता रहेगा, तो 6 7 लगा दे तो 2.67 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका मीडियन है जो 2 और 4 के बीच में आएगा, बस ये रहा 2.67। नेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको कुछ ना कुछ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पूरे वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे साइंस के PYQs। लाइफ प्रोसेस के ऊपर मैंने पहला लेक्चर डिसाइड किया है अपना, तो वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।